फिल्म की शुरुआत में हमें योसी से मिलवाया जाता है। योसी को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। उसका एक शौक है अमेजन के जंगल में जाने का। अमेजन जंगल में पहुंचने से पहले वह पास के एक एरिया में जाता है। इस एरिया में कैंपेन लगाने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ योसी की मुलाकात मार्क्स नाम के एक लड़के से होती है। उसे भी योसी की तरह यात्रा करना बहुत पसंद था और इसी शौक और बातों ने उन्हें अच्छा दोस्त बना दिया। मार्क्स ने योसी का इंट्रोडक्शन अपने दूसरे दोस्त केविन से कराया, जो एक फोटोग्राफर है और वो भी अक्सर जंगलों में जाता था। एक ही जुनून और काम के कारण ये तीनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो लोग एक अच्छा ग्रुप बन जाते हैं। वो यहाँ कई दिनों तक डेरा डालते हैं और बहुत मजे लेते हैं। एक दिन जब योसी इस शहर में अकेला घूम रहा था तो वो एक अजनबी से मिला। आश्चर्य की बात है कि वो योसी का नाम जानता था। उसने योसी से पूछा कि क्या तुम्हें अमेजन के जंगलों में जाना पसंद है? मुझे पता है कि तुम वहां जाने के लिए एक्साइटेड हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार्ल ने योसी को चौंकाने वाली बात बताई कि जंगलों के बीच में रहने वाली एक भारतीय जनजाति है। वे जंगली लोग हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता। योसी ये सुनकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो जंगली लोगों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। कार्ल योसी से कहता है कि अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो या वहां जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। योसी एडवेंचर पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ये सोचे बिना कि कार्ल उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था। वो एक अजनबी है और वो योसी को कैसे जानता है। उसने कार्ल के साथ जाने का फैसला किया और इससे भी ज्यादा उसने अपने दोनों दोस्तों को अपने साथ जाने के लिए मना लिया। अगले दिन वो फिर से कार्ल से मिलने जाते हैं। कार्ल इस बार जंगल का नक्शा भी लाया था और जंगल का नक्शा दिखाते हुए बताता है कि उन्हें उस जगह पर जाने में 3 से 4 दिन लगेंगे जहां वो ट्राइब वाले रहते हैं। वे जंगली लोग हैं और वो लोग उससे पहले एक प्लेन से ट्रैवल करने जा रहे थे। वो सभी खास चीजें अपने साथ ले जाते हैं और ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। जब वो विमान से जंगल के पास पहुंचे तो सुबह का समय था। वो लोग दिन भर जंगल में पैदल ट्रैवल करते थे और फिर रात में कैंप लगाकर सोते थे। जब आधी रात बीत गई तो उनकी आंखें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज से खुल गईं। उन्हें पता चला कि ये मार्क्स की आवाज थी जिसे उसके सर पर एक इंसेक्ट ने काटा था। वैसे भी ये इंसेक्ट जहरीला नहीं था, इसलिए बिना किसी समस्या के उन्होंने अगली सुबह फिर से अपना ट्रैवल शुरू किया। वो दिन भर अपना सफर जारी रखते हैं और शाम को यहाँ भारी बारिश होने लगती है। उन्होंने बारिश में भी अपनी जर्नी शुरू रखी क्योंकि अगर वो रुक गए तो शायद वो बीमार पड़ जाते। आखिरी में वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कुछ लोग रहते थे, लेकिन ये जंगली लोग नहीं थे। ये आम लोग थे और ये एक गांव जैसी जगह थी। सबने उनका खूब वेलकम किया। उन्हें खाना और आराम करने की जगह थी और वो सभी उनके साथ अच्छी तरह घुल मिल गए क्योंकि वो सभी कार्ल को शुरू से जानते थे। योसी और उसके दोस्तों को पता चला कि कार्ल अक्सर इस जगह पर आता है। अगले दिन वो इस कबीले से बाहर आते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में कार्ल ने उनके सामने एक बंदर का शिकार किया था। यहाँ से कुछ भी शिकार करना इलीगल था। वो थोड़े डर गए, लेकिन कार्ल हंसने लगा और वहां से आगे बढ़ गया। न चाहते हुए भी वो लोग उसके पीछे चलते रहे और रात में उन्होंने फिर से कैंप लगाया और अगली सुबह उन्हें फिर से अपना सफर शुरू करना था। सफर के दौरान इस बार मार्क्स चलने की हालत में नहीं था। जब उसके पैरों में तेज दर्द हुआ और उसके लिए चलना मुश्किल हो गया तो कार्ल ने उसके जूते उतार दिए और देखा कि मार्क्स के पैर पूरी तरह से घायल हो गए हैं और उन्हें ठीक होने में लगभग 4 दिन लगेंगे। कार्ल उन्हें सलाह देता है कि हमें यहाँ 4 दिनों के लिए कैंप डालना चाहिए, लेकिन योसी और उसका दूसरा दोस्त जंगली लोगों को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। योसी का दूसरा दोस्त जो एक फोटोग्राफर था, उसको अपनी जर्नल में इन सभी एडवेंचर के बारे में लिखना था। वो किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं था। यही कारण है कि वो लोग एक नया रास्ता ढूंढते हैं। योसी एक नाव बनाने और पानी के जरिए से अपना सफर शुरू करने का सुझाव देता है। कार्ल इससे सहमत नहीं था क्योंकि नदी का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। यहाँ की नदी बहुत तेजी से बहती है, लेकिन जब केविन और योसी अपनी जिद पर उतर आए तो इन दोनों को भी मानना पड़ा। उसके बाद उन सभी ने एक साथ नाव बनाई। वो उस नाव पर अपना सारा सामान लाते हैं और नदी के सहारे से अपने सफर को शुरू करते हैं। इस समय इनका कैप्टन कार्ल था क्योंकि कार्ल ही वो इंसान था जो इस जंगल का रास्ता जानता था। कुछ देर तक तो इनका सफर आसान था, लेकिन कुछ समय बाद नदी की तेज लहरों ने उनका बैलेंस खराब करना शुरू कर दिया। इस समय कार्ल ने सोचा कि उसे अपनी नाव को एक तरफ लगा देना चाहिए, लेकिन केविन अभी भी जिद कर रहा था कि उन लोगों को पानी के बहाव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। शायद उसे यहाँ के खतरों के बारे में पता नहीं था। इन सब के दौरान कार्ल और उसके बीच लड़ाई भी हो जाती है। योसी उन्हें बड़ी मुश्किल से शांत करता है और कार्ल की बात मानते हुए बोट को किनारे पर ले जाता है। उन्होंने यहाँ पर एक कैंप लगा लिया था। कैंप लगाने के बाद कार्ल ने फैसला किया कि वो पूरी रात इस कैंप में ही रहेंगे और अगली सुबह अपना सफर शुरू करेंगे।
इसके बाद उन सब का पानी के जरिए सफर करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो लोग पैदल ही सफर करेंगे, लेकिन योसी और केविन इस बात पर राजी नहीं थे। अब चलना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। उन्होंने सोचा कि क्यों न अब पानी के रास्ते सफर किया जाए। अब वो मार्क से सलाह लेते हैं, जिसके पैर अब ठीक हो चुके थे। इसलिए उसने तय किया कि वो कार्ल के साथ पैदल ही चलेगा, क्योंकि उसे पता था कि कार्ल को सर्वाइव करना आता है और वो उसकी मदद कर सकता है। इसी तरह अब वो 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। कार्ल अब उन्हें मैप दिखाता है और तय करता है कि 3 दिन बाद जंगल में एक खास जगह पर सब मिलेंगे। अब अगले 3 दिन तक कार्ल और मार्क्स पैदल ट्रैवल करने वाले थे और योसी और केविन बोट से। खैर, सफर शुरू हो जाता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन फिर नदी में तूफान आ जाता है। लहरें इतनी तेज होती हैं कि बोट को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। बोट पानी के बहाव के साथ बहती जाती है, लेकिन किस्मत से एक बड़ा पत्थर उनके सामने आ जाता है और बोट वहीं अटक जाती है। अगर वो लोग सही टाइम पर कोई फैसला ना लेते तो अब इनकी जान भी जा सकती थी। योसी बहुत घबरा जाता है, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहा होता। फिर केविन कहता है, सुनो योसी, मैं कूद कर किनारे तक तैरता हूँ, फिर मैं एक रस्सी फेंकूंगा, तुम मेरे पास आ जाना। लेकिन योसी तैयार नहीं था। फिर केविन उसे हिम्मत देता है और खुद बहादुरी से नदी में कूद जाता है। बहुत मेहनत और स्ट्रगल के बाद वो किनारे पर पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो योसी की तरफ रस्सी फेंक पाता, नदी की धार उल्टी बहने लगती है। उल्टी धार की वजह से योसी पानी में गिर जाता है और तेज बहाव उसे बहा कर ले जाता है। केविन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो तो अपने दोस्त की जान बचाने वाला था, लेकिन अब शायद वो कभी योसी को ना देख पाए। वो चिल्लाता है, योसी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि योसी भी बहते हुए नदी के किनारे आ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। वो नदी की तरफ देखता है, उसका बैग भी बहता हुआ आ रहा होता है। वो बैग पकड़ता है, बाइबल निकालता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें कार्ल की दी हुई कुछ दवाइयां भी होती हैं। वो एक गोली खाता है जो उसे थोड़ी ताकत देती है, और अब वो अकेले जंगल में अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी देर जंगल में भटकने के बाद जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो वो कार्ल का दिया हुआ नक्शा निकालता है और दिशा देखकर फिर से चलना शुरू करता है। रास्ते में उसे एक फल वाला पेड़ दिखता है। बहुत टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था। वो पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही फल तोड़ता है, वहां बैठे एक सांप ने उसे काट लिया। लेकिन शुक्र है वो जहरीला नहीं था। सांप भी नीचे गिरता है तो योसी उसे पत्थर से मारता है और खा लेता है। फिर रात को वो आराम करने का सोचता है। रात में उसकी किसी की आवाज से नींद खुलती है। वो मार्क्स की आवाज होती है। वो देखता है कि मार्क्स सच में उसके सामने खड़ा है। वो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही पास जाता है, मार्क्स गायब हो जाता है। तब पता चलता है कि ये सब उसका वहम था। अकेलेपन में उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। रात में उसे फिर लगता है कि कोई जानवर उसके आसपास है और इस बार ये सच होता है। लेकिन वो अपनी समझदारी दिखाता है, लाइटर जलाकर पीछे से स्प्रे करता है और आग से जानवर को भगा देता है। सुबह जब वो उठता है तो सिर में तेज दर्द होता है। जब सिर छूता है तो खून निकल रहा होता है। उसे लगता है कि उसके सिर के अंदर कुछ हिल रहा है। एक बहुत डरावना सीन होता है। एक इंसेक्ट उसके सिर के अंदर चला गया होता है और वो उसे पकड़कर बाहर निकालता है। अब वो फिर से अपनी जर्नी शुरू करता है। रास्ते में उसे पक्षियों के अंडे मिलते हैं जो वो तोड़कर खा लेता है। थोड़ी दूर उसे एक जगह दिखती है जहां कभी आदिवासी रहते थे, लेकिन किसी खतरे की वजह से वो जगह छोड़ गए। फिर वो यहीं रुक जाता है और आराम करता है, क्योंकि उसके पैर बहुत दर्द कर रहे थे। जब वो अपने जूते निकालता है तो देखता है कि पैर से खून बह रहा है। दर्द की वजह से उसे यहीं रात बितानी पड़ती है। लेकिन सुबह उठते ही वो जोश में आ जाता है। अब उसे इस जंगल से निकलना ही है। थोड़ी देर चलने पर उसे कुछ पैरों के निशान मिलते हैं। उसे लगता है कि ये मार्क्स के हैं और वो खुश होता है कि शायद अब वो उसके करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब सीन कट होता है और हमें केविन को दिखाया जाता है। उसे गांव वालों ने नदी किनारे से बचा लिया था। जब वो थोड़ा ठीक होता है तो तुरंत अफसर से जाकर मदद मांगता है कि उसका दोस्त योसी अभी भी जंगल में खोया हुआ है। अफसर उसकी बात सुनता है और एक रेस्क्यू प्लेन जंगल में भेजता है। उधर योसी अब 14 दिन से जंगल में था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, दिमागी और शारीरिक दोनों। अचानक उसे ऊपर से प्लेन की आवाज आती है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो लाल कपड़ा निकालता है और प्लेन को सिग्नल देता है, लेकिन किस्मत खराब, प्लेन उसे देख नहीं पाता, ना ही सुन पाता है। प्लेन लौट जाता है और रिपोर्ट करता है कि उन्हें जंगल में कोई नहीं मिला। ये सुनकर केविन शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और दोबारा अफसर से गुजारिश करता है। अब अफसर को लगता है कि योसी मर चुका होगा, क्योंकि कोई भी अगर 5 दिन तक बाहर ना आए तो उसे मृत मान लिया जाता है। लेकिन केविन को यकीन था कि उसका दोस्त जिंदा है। वो एक गांव वाले से मिलता है जिसे जंगल की बहुत जानकारी होती है और उससे मदद मांगता है।
दोनों अब वापस नदी के रास्ते जंगल में जाते हैं। जंगल में उधर योसी की हालत और बिगड़ चुकी होती है। उसमें अब हिलने की ताकत भी नहीं बची थी, वो वहीं पड़ा रहता है। तभी एक जंगली लड़की उसके पास आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। लड़की भी उसे देखकर डरती है, लेकिन उस वक्त किसी इंसान का साथ होना ही बहुत बड़ी बात। वो लड़की से कहता है, डरो मत, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। फिर वो दोनों साथ में सो जाते हैं। लेकिन जब योसी की आंख खुलती है तो लड़की गायब होती है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की भी उसकी एक और इमेजिनेशन थी। अब वो अपने होश में आता है और एक पेड़ के पास जाता है जिस पर बहुत सारी एंट्स होती हैं। वो अपने कपड़े उतारता है और उस पेड़ को पकड़ लेता है ताकि वो सारी एंट्स उस पर चढ़ें और काटें, जिससे उसे हिम्मत मिले दौड़ने की। ऐसा होता भी है। वो सारी एंट्स उसे काटती हैं और वो चीखते चिल्लाते भागता है और नदी तक पहुंचता है। वहां वो एक पत्थर पर बैठकर वाई का निशान बनाता है ताकि अगर केविन आए तो उसे पता चल सके कि वो अभी भी जिंदा है। तभी वहां एक कछुआ निकलता है। योसी उसे मारने जाता है ताकि खा सके, लेकिन फिर उसे उस पर दया आ जाती है और मारता नहीं। अब रात हो जाती है और योसी को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। उसके पास अब न ताकत थी न उम्मीद। वो वहीं लेटकर सोचता है कि अब उसकी मौत करीब है और सो जाता है। सुबह एक अच्छी बात होती है। केविन सच में उस जगह आ चुका होता है और वाई का निशान देख लेता है। उसे लगता है कि योसी यहीं कहीं होगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिल पाता। थक हार कर केविन लौटने लगता है। जैसे ही बोट का इंजन चालू होता है, उसकी आवाज से योसी जाग जाता है। वो चिल्लाकर केविन को बुलाता है, लेकिन उसकी आवाज दूर तक नहीं जा पाती क्योंकि नदी का शोर बहुत ज्यादा होता है। योसी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, लेकिन तभी केविन बोट से पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखता है और कुछ फील करता है। वो चिल्लाता है और बोट को रुकवाता है। बोट किनारे पर आती है। केविन दौड़ता है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन होता है। दोनों रो पड़ते हैं। योसी को यकीन नहीं होता कि केविन जिंदा है। वो भगवान को शुक्रिया करता है और फिर वो दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव वाले भी योसी को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर कोई 2 हफ्ते अमेज़न जंगल में जिंदा रह सकता है तो वो योसी ही था। आखिर में हमें कार्ल और मार्क्स के बारे में बताया जाता है। पता चलता है कि कार्ल एक क्रिमिनल था जिसने योसी, केविन और मार्क्स को अपने गैर कानूनी कामों में फंसाने के लिए चुना था। योसी और केविन तो अपनी जान बचाकर बाहर आ गए, लेकिन कार्ल और मार्क्स का क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। फिल्म की एंडिंग में बताया जाता है कि ये सब असली घटनाओं पर आधारित था और योसी की बहादुरी से लोग और ज्यादा इंस्पायर हुए। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल मूवी डिकोडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।